सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए जमा हमारा। तो यहाँ पर साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि हमारा भी एक दौर रहा है और उसे भला बीजेपी किस तरीके से भूल सकती है। तो अनिल विज को नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी क्या वाकई में उन्हें मना पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अनिल विज जैसे नेता को दूसरे पाले में जाकर देखकर वाकई में बीजेपी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ जाएंगी। लेकिन अनिल विज का गुस्सा जो है मुखर तरीके से बाहर निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि मैं संगठन के लिए काम करता रहा, पूरी जिंदगी मैंने भारतीय जनता पार्टी को दी और ऐसे में मुझे फोन तक नहीं किया गया, मुझे ये सूचना तक नहीं दी गई कि हरियाणा में सियासी उथल पुथल होने वाली है, कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये संदेश जरूर दे दिया कि अनिल विज लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस फैसले से काफी नाखुश हैं। उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए हरियाणा के अंदर बेहद मुश्किल होने वाली है, क्योंकि बीजेपी के अंदर यहाँ पर खेमेबाजी दिखाई दे रही है। अनिल विज अलग खेमे में नज़र आते हैं तो दुष्यंत चौटाला अलग हो चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका आपस में कोई तालमेल नज़र नहीं आता। इसी मद्देनज़र कहा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव है, दोनों के अंदर मुश्किल हो सकती है। एनडीए का कुनबा बढ़ रहा है, एनडीए बढ़ रहा है, एनडीए में हमारे सहयोगी दल बढ़ रहे हैं। लगातार बीजेपी आला कमान द्वारा, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा ये बात कही जाती है कि लगातार ही बीजेपी के साथ देने वाले सहयोगी दलों की संख्या बढ़ रही है। लेकिन क्या हो जब पुराने सहयोगी दल साथ छोड़ते चले जाएं। हरियाणा की बात आ चली है। हरियाणा में जिस तरीके से लंबे वक्त से साथ निभा रहे दुष्यंत चौटाला, जेजेपी प्रमुख, जेजेपी साथ एनडीए गठबंधन के तहत बीजेपी का छोड़ चुकी है। बात थी केवल हरियाणा की 2 लोकसभा सीटों की। वे 2 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं थी जेजेपी को देना, लिहाजा गठबंधन टूटा, केंद्रीय स्तर पर भी टूटा और राज्य स्तर पर भी टूटा। और राज्य स्तर पर जो गठबंधन टूटा उसका असर इतना पड़ा कि सरकार बचाने के लाले पड़ गए। लेकिन कुछ जोड़ तोड़ करके बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब रही। लेकिन उसके बाद भी यहां भारतीय जनता पार्टी ने अपना मुख्यमंत्री बदला। मनोहर लाल खट्टर को वरिष्ठता के आधार पर ही घर बैठाकर उन्हें आराम दिया और यहां नायब सिंह सैनी को नया मुख्यमंत्री सूबे का नियुक्त किया। नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री नियुक्त किया तो वरिष्ठ नेता और दिग्गज नेता रहे अनिल विज की नाराजगी सामने आई। अनिल विज की नाराजगी इस कदर देखने को मिली कि सैनी के मुख्यमंत्री के रूप में नाम का ऐलान हुआ तो विज ने पार्टी की बैठक ही छोड़ दी। उसके बाद से तमाम तरीके से कयास लगाए जा रहे हैं कि अनिल विज अब बीजेपी छोड़ देंगे, कांग्रेस का दामन थाम लेंगे या किसी तीसरे विभाग, तीसरे मोर्चे का यहां आरंभ करेंगे, आगाज करेंगे और बीजेपी के लिए चुनौती बढ़ा देंगे। कुल मिलाकर के तमाम ऐसी चीजें, तमाम यहां मामले हुए जो कहीं ना कहीं अब हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रहे हैं। जहां एक और इंडिया गठबंधन छोड़कर नीतीश कुमार एनडीए में शामिल हुए, सरकार वापसी से एनडीए की बिहार में बनी, तो दूसरी ओर हरियाणा में झटका बीजेपी को लगा है। तमाम सवाल है इस पूरे सियासी संग्राम के ऊपर और बात होगी इन तमाम सवालों पर, आखिर बात जरूरी है। नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। हरियाणा में जिस तरीके से हाल ही में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री पद से हटाकर के नया मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने नियुक्त कर दिया, उसके बाद यह बात कही गई कि खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर थी उसे कुछ हद तक काट दिया है बीजेपी ने। शिवराज सिंह चौहान को लेकर के जो चर्चा मध्य प्रदेश में बीते साल हुए विधानसभा चुनावों के दौरान थी कि यहां सत्ता विरोधी लहर है, बीजेपी सत्ता से दूर चली जाएगी, उससे निपटने के लिए शिवराज को पीछे किया, चुनाव लड़ा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर सरकार बचाने में चुनावों में कामयाब रही। लेकिन इस साल हरियाणा में भी चुनाव है, हरियाणा में भी मतदान पड़ना है, हरियाणा में भी एंटी इनकम्बेंसी है। क्या उसे बचा पाएगी? क्या उससे बीजेपी बच पाएगी? क्या अपनी सरकार बचा पाएगी? तमाम सवाल हैं, बात करेंगे यहां पर। हमारी सहयोगी प्रियांशी है। सबसे पहले प्रियांशी, स्वागत है आपका इस पेशकश में। प्रियांशी, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने वापसी की, एनडीए का कुनबा बढ़ रहा, लगातार बीजेपी के द्वारा ये बात कही गई है, लगातार कही जा रही है, वहीं पुराने सहयोगी दल छिटक रहे हैं। उसी बिहार में पशुपति पारस लगभग अलग हो चुके हैं, जेजेपी अलग हो चुकी है हरियाणा में। क्या हरियाणा में मुख्य रूप से जिस एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र है, ये लोकसभा चुनाव और राज्य में कुछ ही महीनों बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में बीजेपी को बड़ा झटका लग सकता है? देखिए, जिस तरह से हमने बिहार में देखा कि पलटी मारते हुए नीतीश कुमार नजर आए और नीतीश कुमार की एनडीए में शामिल हो जाने के बाद से
से देखा जा रहा है अक्षय कि बाकी के जो सहयोगी दल हैं उनमें अच्छी खासी नाराजगी देखने को मिली। चिराग पासवान जिनकी तल्खी देखने को मिलती थी, वो चिराग पासवान इस कदर तक नाराज हो गए कि लोकसभा सीटों को लेकर खुले तौर पर मांग करते हुए नजर आए। यहाँ तक कि वह अपने चाचा पशुपति पारस के पास जो सीट रही उसको लेकर वह जिद पर अड़ गए। और बीजेपी आलाकमान ने चिराग पासवान को एक युवा नेता के तौर पर आगे बढ़ाने का फैसला लिया। 5 लोकसभा सीटें उन्हें दी गई हैं, क्योंकि राजनीतिक तौर पर देखा जाए उन्हें पूरा फायदा चिराग पासवान से अब मिलेगा। अब ऐसे में देखा जाए, यहाँ पर रुक कर लिया जाए, जैसा कि आपने मध्य प्रदेश की बात कही, बात यहाँ पर राजस्थान की भी कर ली जाए कि अपने दिग्गजों को वो कहीं ना कहीं साइडलाइन कर रही है। तो अब हरियाणा पर जो बात आई है, 6 महीने के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होंगे। अनिल विज की जो नाराजगी देखने को मिली, बैठक में से उठकर वह चले जाते हैं जब नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है, क्योंकि मुख्यमंत्री पद को लेकर उस लिस्ट में वह भी शामिल रहे। दूसरी ही तरफ नाम यहाँ पर गृह मंत्रालय को लेकर भी आया कि वह गृह मंत्रालय चाहते थे। और आज जो यहाँ पर नायब सिंह सैनी की जो कोशिश देखने को मिली है अक्षय, उस पर अगर रुक कर लिया जाए तो हाल ही में अनिल विज ने एक ट्वीट भी किया। वह साफ तौर पर कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौर-ए जमा हमारा। तो यहाँ पर साफ तौर पर वह कह रहे हैं कि हमारा भी एक दौर रहा है और उसे भला बीजेपी किस तरीके से भूल सकती है। तो अनिल विज को नायब सिंह सैनी कहीं ना कहीं मनाने की कोशिश कर रहे हैं और उस बीच उन्होंने ये बड़ा बयान दिया है। अब यहाँ पर यही देखना होगा कि आने वाले समय में बीजेपी क्या वाकई में उन्हें मना पाएगी या फिर नहीं, क्योंकि अनिल विज जैसे नेता को दूसरे पाले में जाकर देखकर वाकई में बीजेपी की मुश्किलें कई हद तक बढ़ जाएंगी। बीजेपी की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और उस मुश्किलों के बीच बात आ चली है दौर की। ये भी एक दौर है, वो भी एक दौर था जब 2014 में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में हुए विधानसभा चुनावों में पहली मर्तबा यहां बहुमत लाने में कामयाब रही थी। अनिल विज उस वक्त सबसे प्रबल दावेदार थे भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के, लेकिन मनोहर लाल खट्टर को आगे किया गया, 2 बार मुख्यमंत्री बने। और अब जब मुख्यमंत्री के पद से हटाया गया तो वरिष्ठता के आधार पर अनिल विज एक बार फिर से प्रबल दावेदार थे, लेकिन फिर से झटका लगा है। क्या इस नाराजगी से, क्या इस झटके से अनिल विज यहाँ मध्य प्रदेश में सिंधिया की तरह जो कांग्रेस को झटका सिंधिया ने दिया था, क्या वैसा झटका अनिल विज भारतीय जनता पार्टी को देंगे? दिनेश, क्या लगता है? अनिल विज को झटका एक नहीं 2 बार लगा है। दौर की बात कर चुके हैं, दौर 2014 का भी था, दौर 2024 का भी है। क्या इस दौर में आकर के बीजेपी को झटका अनिल विज दे देंगे, खासतौर पर आगामी राज्य के विधानसभा चुनावों में? देखिए अक्षय, जिस तरीके से हरियाणा की राजनीति पर यहाँ पर जो एक प्रकाश डाला जाए, तो जिस तरीके से 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव और देश के लोकसभा चुनाव के बीच, मैं आपको बता दूं कि हरियाणा में उस वक्त प्रदेश अध्यक्ष थे प्रोफेसर रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा उस कैडर के आदमी हैं जिस वक्त भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की गई थी और लगातार लाल कृष्ण आडवाणी, यहाँ पर मुरली मनोहर जोशी और जैसा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी तक के साथ काम कर चुके हैं। 2014 में वो प्रदेश अध्यक्ष थे हरियाणा के। उनको उम्मीदें थी, प्रदेश में 4 बार शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, उम्मीदें थी कि मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। दक्षिण हरियाणा की तमाम सीटों पर जिस तरीके से उन्होंने चुनाव प्रचार किया, एक ही यहाँ पर मुद्दे के साथ किया कि अब की बार सीएम की कुर्सी आपके हाथ में है, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर को बना दिया जाता है। तमाम जो है अटकलें लगाई जाती हैं कि आखिरकार मनोहर लाल खट्टर, जिनका कोई यहाँ पर सियासी आधार नहीं है, हरियाणा के लोग जानते नहीं है, हरियाणा से लंबा वास्ता भी नहीं रहा है। दूसरी बार जब 2019 के विधानसभा चुनाव आते हैं, उस वक्त वहां पर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है बादली से विधायक ओम प्रकाश धनखड़ को, यानी कि जाट वोट बैंक को साधने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी करती है। लेकिन जैसे ही 2024 के चुनाव नजदीक आते हैं, धनखड़ को हटा दिया जाता है और नायब सिंह सैनी को जो है प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाता है। ऐसे में ओबीसी वोट बैंक को अब साधने की कोशिश है। जाट वोट बैंक के बारे में अच्छी तरीके से यहाँ पर जानती है भारतीय जनता पार्टी की। जो किसान आंदोलन उस वक्त हुआ, उसकी किरकिरी यहाँ पर खामियाजा उसका भुगतना पड़ा था यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को। कई ऐसे गांव थे, कई ऐसे कस्बे थे जहां पर भाजपा के नेताओं को यहाँ पर गांव में जो है तमाम कार्यक्रम हैं उनमें शामिल होने से रोका गया, किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया। और यही हाल दुष्यंत चौटाला का हुआ। अब दुष्यंत चौटाला को जब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन तोड़ करके निकाल कर फेंक दिया है, तो अब कहीं ना कहीं वो भी किसानों के मुद्दे पर यहाँ पर सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। लेकिन अनिल विज की बात आपने की, अनिल विज अंबाला कैंट से विधायक है, हरियाणा की राजनीति में गब्बर के तौर पर जाने जाते हैं। गृह मंत्रालय जब 2019 में उनको मिला था, तो उस वक्त से उन्होंने पुलिस प्रशासन को इस तरीके से सख्ती से यहाँ पर
काम करवाने का एक उदाहरण पेश किया था, जिससे कि हरियाणा के लोगों के बीच कहीं ना कहीं ये मामला देखने को मिला था कि लगातार अनिल विज जो है गृह मंत्री के तौर पर अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बीजेपी कैडर के जो नेता माने जाते हैं, 5 बार विधायक हैं, अंबाला कैंट उनकी सीट है। और ऐसे में अनिल विज को ये उम्मीदें जरूर थी कि यदि मनोहर लाल खट्टर को साइडलाइन किया जाता है, क्योंकि इसकी सुगबुगाहट 2023 में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उन्होंने लगा ली थी कि 2024 में हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एंटी इनकम्बेंसी दिखाई दे रही है, तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चेहरे पर बदलाव जरूर करना चाहेगी। और यहां पर लोकसभा चुनाव से पहले ही यह काम भाजपा ने कर दिखाया है। अब अनिल विज समेत तमाम वो दिग्गज नेता, जिनमें राव इंद्रजीत सिंह की बात कर ले, ओम प्रकाश धनखड़ की बात कर ले, रामविलास शर्मा की बात कर ले, अनिल विज की बात कर ले, ये तमाम जो नेता हैं ये कोशिशें यही कर रहे थे कि कहीं ना कहीं इनका नाम आगे किया जाएगा, क्योंकि लंबे समय तक इन्होंने हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाया है। लेकिन अनिल विज का गुस्सा जो है मुखर तरीके से बाहर निकल कर आया। उन्होंने कहा है कि मैं संगठन के लिए काम करता रहा, पूरी जिंदगी मैंने भारतीय जनता पार्टी को दी, और ऐसे में मुझे फोन तक नहीं किया गया, मुझे ये सूचना तक नहीं दी गई कि हरियाणा में सियासी उथल पुथल होने वाली है, कोई बड़ा उलटफेर होने वाला है। ऐसे में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को ये संदेश जरूर दे दिया कि अनिल विज लोकसभा चुनाव से पहले उनके इस फैसले से काफी नाखुश है। काफी नाखुश है। बात चली है तो बात अब एंटी इनकम्बेंसी पर भी आ गई है, बात किसान आंदोलन पर भी आ गई है। 2020 में किसान एकत्र हुए देश की राजधानी दिल्ली में, उसके बाद 1 साल से भी लंबे वक्त तक आंदोलन चला, और आंदोलन जब बढ़ता चला जा रहा तो सामने से आ रहे थे 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव, जिसमें सबसे पैनी नजर बनी हुई तो उत्तर प्रदेश पर, देश के सबसे बड़े राज्य पर। और विधानसभा चुनावों से ठीक पहले जब केंद्र सरकार ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया, तो माना गया कि मुख्य कारण था उत्तर प्रदेश। अमन जी, जिस तरीके से बीते किसान आंदोलन में यहाँ लंबे वक्त तक आंदोलन चला, चुनाव आए 5 राज्यों के चुनावों से पहले आंदोलन के चलते यहाँ पर किसानों के जो यहाँ 3 कृषि कानूनों को वापस ले लिया गया। किसी तरीके से जोड़ तोड़ करके हर प्रकार से बीजेपी ने खास तौर पर उत्तर प्रदेश की सत्ता बचा ली, लेकिन फिर किसान दिल्ली की तरफ कूच किए हैं। हरियाणा के भी किसान हैं, पंजाब के हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। क्या ये किसान एक बार फिर से बीजेपी का ही रुख करेंगे, या बीजेपी को इस वाले किसान आंदोलन से, इस एंटी इनकम्बेंसी से झटका लग सकता है, खासतौर पर हरियाणा में? देखिए, बिल्कुल यही बात है कि ऐन वक्त पे आके आप अपना सीएम बदलते हो, गठबंधन ख़त्म करते हो, और यहाँ पर बीजेपी को भी ये पता है कि इस बार माहौल उनके खिलाफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। इसी का एग्जाम्पल आप देखें तो ब्रजेश सिंह पार्टी छोड़ते हैं, सांसदी छोड़ते हैं, कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा अगर अनिल विज पे बात करें तो आज ही उन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट किया है, एक शेर लिखा है, अगर उसको पढ़ें आपकी कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन ज़माना हमारा। यानी कि साफ तौर पर वो ये बात कहते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कि यहाँ से जो बीजेपी के अंदर जो अंतर कलह है उसको वो जगजाहिर कर रहे हैं, क्योंकि जो लिस्ट निकल के सामने आई मंत्रियों की, उसमें भी अनिल विज का नाम नहीं है। अगर 10 साल के कार्यकाल को देखा जाए तो शिक्षा मंत्री रहे और गृह मंत्री रहे, लेकिन इस बार जब नया कह सकते हैं सीएम आता है जो नायब सैनिक रूप में, उसमें उनको जगह नहीं मिलती। आपको याद होगा कि जब नए सीएम को लेकर मीटिंग हो रही थी, उस मीटिंग में से भी अनिल विज आनन फानन में अपनी प्राइवेट गाड़ी से निकल जाते हैं। उस समय से ही लगातार नाराज़गी थी कि उनका नाम आखिर सीएम पद के लिए क्यों आगे नहीं आया, क्योंकि अच्छा खासा अनुभव उनके पास में है। तमाम कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए उन्होंने काम किया है, फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं, हमेशा जो उनके शब्द हैं मुखर रहते हैं। ऐसे में उनको ये पूरी उम्मीद थी कि अगर मनोहर लाल खट्टर पद से हटे हैं तो ऐसे में उनका नाम सबसे आगे होगा। लेकिन हैरानी उस वक्त आई जब उनका नाम ना होकर यहाँ पर नाम आता है नायब सैनिक, और जो मंत्रालय बनता है, मंत्रिमंडल का गठन होता है, उसमें भी अनिल विज का कहीं नाम नहीं आता। जब उनसे पूछा जाता है कि भाई मंत्रिमंडल का विस्तार होने वाला है, आपको खबर है? उन्होंने कहा कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि हरियाणा बीजेपी के अंदर एक बड़ा खेल होता हुआ नजर आ रहा है। अब आने वाले दिनों में, जैसा आपने खुद भी कहा कि किसानों का जो मुद्दा लगातार हवा पकड़ता हुआ नजर आया, दिल्ली आने से उनको रोका गया, तमाम तरह की बयानबाजियां हुई, दुष्यंत चौटाला को लेकर भी ये बात कही गई कि भाई किसानों के मुद्दे पर आप क्यों खामोश हैं। तो अब ऐसे में जो ये किसानों का मुद्दा है और साथ में जो बीजेपी के अंदर अंतर कलह है, उसको देखकर लगता है कि आने वाले दिनों में बीजेपी के लिए हरियाणा के अंदर बेहद मुश्किल होने वाली
वाली है, क्योंकि बीजेपी के अंदर यहाँ पर खेमेबाजी दिखाई दे रही है। अनिल विज अलग खेमे में नज़र आते हैं तो दुष्यंत चौटाला अलग हो चुके हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो भी बीजेपी के बड़े नेता हैं उनका आपस में कोई तालमेल नज़र नहीं आता। इसी मद्देनज़र कहा जा सकता है कि हरियाणा में बीजेपी के लिए आने वाला जो चुनाव है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव है, दोनों के अंदर मुश्किल हो सकती है। मुश्किल हो सकती है क्योंकि राह आसान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी सत्ता विरोधी लहर से बचने के लिए हर एक पैतरे को आजमाती है। चाहे मुख्यमंत्री बदलना हो, चाहे मुख्यमंत्री होते हुए यहाँ चुनाव आने पर मुख्यमंत्री का चेहरा बदलना हो, तमाम यहाँ पर आजमाइशें, तमाम कोशिशें बीजेपी करती है कि आखिर सरकार बच जाए। लेकिन क्या इस साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनावों में बीजेपी अपनी सरकार बचा पाएगी? और मुख्य रूप से उससे पहले जिस तरह से सूबे की 10 आम यहाँ सीटों पर 10 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा, कितना मत, कितनी सीटें बीजेपी यहाँ जीत करके यहाँ संसद में पहुंचे, कितने सांसद बीजेपी के सदन में पहुंचेंगे, ये बड़ा सवाल है। बात इस सवाल पर लगातार होती है, ये लगातार होती रहेगी क्योंकि बात जरूरी है।